तू चला तो कुछ लोग चौक पड़े, तूफान उठा या आंधी है, ईसा की बोली रूह अरे ये तो भारत का गांधी है। दिनकर जी द्वारा लिखित यह कविता महात्मा गांधी के लिए लिखे थे। मोहनदास करमचंद गांधी से सभी लोग परिचित होंगे। जब बात आती है महात्मा गांधी की तो रेलवे स्टेशन अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ तक कि तीर्थ जितना महत्वपूर्ण हो जाता है। आज से 129 साल पहले 7 जून 1893 को दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग स्टेशन पर एक रेल के डिब्बे के प्रथम श्रेणी के टिकट होने के बावजूद गोरे अंग्रेजों ने उठाकर 25 वर्ष के वकील को जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर गिरा तो 25 वर्ष का वकील था, लेकिन जब वह जमीन से उठा तो उसके भीतर दुनिया के सबसे प्रभावी नेता और मानवता को मिलने वाले महात्मा का बेरुआ रूपा जा चुका था। महात्मा गांधी खुद इस घटना को याद करते हुए लिखते हैं कि इस तरह से ईश्वर ने मेरे अंदर राष्ट्रीय आत्मसम्मान की भावना का बीज बो दिया था। यानी एक प्लेटफॉर्म की पटरियों पर एक रेल के साथ एक वकील के महात्मा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ हो चुका था और मिलने वाला था इस दुनिया को मोहनदास करमचंद गांधी से परिवर्तित होकर बनने वाला एक विराट महान पुरुष। यह भी एक रोचक बात है, जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो भी गोरे अंग्रेज और महात्मा गांधी रेलवे स्टेशन का संयोग एक दूसरे से छूटा नहीं था। भारत में जब पहली गिरफ्तारी 1919 में होती है तो रेलवे स्टेशन पर हरियाणा का पलवल रेलवे स्टेशन आज की पीढ़ी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील के माध्यम से भला महात्मा गांधी को कितना जान पाएगी, और अगर जान भी गई तो शायद ही जान पाएगी कि महात्मा गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति, एक सभ्यता का नाम है। जहां जीवन एक अखाड़ा है, सत्य की शक्ति है और अहिंसा का मंत्र है। गांधी को जितना पढ़िए, अगर ठीक उतना महसूस करिए तो पाएंगे कि महात्मा गांधी एक ऐसे सागर हैं, एक महासागर हैं, जहां निजता और सार्वजनिकता दोनों मिलकर एकाकार हो जाती है। दोनों के अद्भुत में ही महात्मा गांधी को भारतीय जनमानस के बीच न केवल एक लोकप्रिय नेता बल्कि एक श्रद्धेय संत के रूप में स्थापित करती है। लोग उनमें श्री कृष्ण की छवि देखते हैं, जिनकी उंगलियों में भले ही कोई चक्र नहीं है, लेकिन उनके पास सत्य और अहिंसा की ऐसी सुदर्शन जरूर था जो दुनिया के इतने बड़े साम्राज्यवादी शक्तिशाली सत्ता की जड़ें काट सकता था। लोग उनमें राम देखते थे, वे राम जो खद्दर अपने बदन पर डाले हैं और अपने राज्य के लिए वनवास तक काट सकता है। लोग उनमें चाणक्य देखते थे, वे चाणक्य जो राजनीति की चौपड़ पर अपने कौशल से अंग्रेजी धूर्तबाजों को अपनी भाषा में धूल चढ़ा सकता है। गांधी भारतीय और भारतीय जनमानस को गहरे ढंग से जान पाए थे। वह जिन सत्य और अहिंसा नैतिकता की बात करते थे, वे जानते थे कि उसकी प्रेरणा का कोई राजनीतिक भाष्य नहीं हो सकता, बल्कि आध्यात्मिक जागरण से ही संभव है। ईश्वर सब में सब कुछ नहीं देते हैं, यही अपूर्णता आदमी के भीतर कौशल का परीक्षण करती है। जाहिर है गांधी कभी अच्छे वक्ता नहीं थे, उनकी आवाज दमदार नहीं थी, वे धीमे बोलते थे, पतली आवाज में बोलते थे, लेकिन कर्म की गूंज, कंठ की गूंज से कहीं ज्यादा दूर तक जाती है, अनंत तक जाती है। महात्मा गांधी जो बात दुनिया के तमाम नेता गुर्रा कर धमका कर नहीं पहुंचा पाते थे, गांधी उसको अपने जीवन की दिनचर्या से बड़े सरलता से लोगों तक पहुंचा देते हैं। भारतीय जनमानस में भी यही भावना को पहुंचाते थे और गाते रहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम। जब नरसिंह मेहता का लिखा वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाड़े रे, तो छुआछूत के खिलाफ गांधी का संदेश बड़ी सरलता से जनमानस को मिल जाता था। असहयोग आंदोलन के बाद 1921 का समय है। गांधी स्वदेशी वस्तुओं की उपयोग की अपील करते हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की बात करते हैं। ये बहिष्कार आज की पीढ़ी के हर साल दिवाली के अवसर पर होने वाले चाइनीज झालर के बहिष्कार जैसा नहीं था। बहिष्कार को गांधी को
जामा पहनाया खुद अपने तन से कपड़े उतार कर। उन्होंने जीवन भर केवल एक धोती व तन पर एक चादर धारण किए रखा। आज की जो पीढ़ी है स्पोर्ट्स बाइक की सवारी करते हुए 100 की रफ्तार में मुंह में रजनीगंधा लेकर सड़क पर घूमते हुए चिरकुटों की तरह निकलने को ब्रेवोस्वेग समझते हैं, वह गांधी जैसे अहिंसक को यह बूढ़े की कमजोरी समझते हैं। एक 70 वर्ष का बूढ़ा जिसका वजन मुश्किल से 40 से 50 किलोग्राम के बीच होगा, उसके पास सत्य और अहिंसा की ऐसी चमत्कारिक शक्ति है जो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के सूरज को खा गया। अहिंसा की शक्ति, नैतिकता की शक्ति, सत्याग्रह की शक्ति, क्या इनसे गांधी के उस काया को स्मरण करते हुए समझिए जिस आदमी के जबड़े ऊपर की पंक्ति से 4 दांत गायब थे और नीचे की पंक्ति से 4 दांत गायब थे। उस बूढ़े ने अपने मुलायम मसूड़े से दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यवाद का लोहा चबवा डाला। अपने उसी मुलायम जबड़े से भारत मां की बेड़ियां काट डाली। उस बूढ़े गांधी की शक्ति जो बाह्य नहीं थी, आंतरिक थी। गांधी केवल विचार नहीं बल्कि किसी तानाशाही के खिलाफ एक कवच है। यह हमेशा रहेगी। एक उदाहरण से समझिए। धरासान नमक डिपो, एक घटना जो सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में 2500 लोगों ने नमक डिपो पर धावा बोल दिया। नायडू उस समय संबोधित करते हुए कहती हैं कि गांधी भले ही आज जेल में है, लेकिन उनकी आत्मा हमारे साथ है। बस यहीं से गांधी के सत्याग्रह को एक ताबीज मिलती है। उन सत्याग्रह के माथे पर गिरती है जिनसे खून का फव्वारा छूटता है। वह भी सत्याग्रही को रुई के फाहे की तरह लगती है। घटनास्थल पर मौजूद अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर विचलित होकर लिखता है कि लोगों को बेजुबान जानवरों की तरह मारा जा रहा था, घसीटा जा रहा था। मैंने ऐसा थर्रा देने वाला दमन का दृश्य कभी देखा नहीं था। लेकिन उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक यह देखना था कि चोट खा रहे सत्याग्रही ना इसका विरोध कर रहे थे, ना ये चिल्ला रहे थे, अपने आप में एक गीत गा रहे थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। इस ऐसी हिंसा को देखकर मैं आधे विस्मित आधे अपमान से भर गया था। इस घटना पर अंग्रेजी नेता विंस्टन चर्चिल ने कहा कि नमक सत्याग्रह ने हमारी जितनी अवमानना व अवज्ञा की उतनी एशिया की धरती पर कदम रखने के बाद कभी हमने महसूस नहीं किया। काश हमारे आसपास के मंटू, रमन, गुड्डू, पिंटू, बबलू की नई पीढ़ी ने अपने पढ़ने लिखने की उम्र में अपने बाप दादा से मोबाइल गाड़ी के साथ साथ इतिहास की कुछ किताबें मांगी होती तो उन्हें पता चलता कि गांधी किस तरह की शक्ति के प्रतीक है। अगर भारत विश्व गुरु है तो गांधी उस विश्व गुरु के विजय का पताका है। हमारे आसपास के रमन, गुड्डू, पिंटू, बबलू गांधी के बारे में क्या बोलते हैं यह छोड़िए। जिस महात्मा गांधी से मिलने के लिए 1931 में लंदन के 7 स्टार होटल में ठहरे हुए दुनिया के महान प्रख्यात अभिनेता चार्ली चैपलिन माहौल नुमा होटल को छोड़कर लंदन के मजदूरों के घर झोपड़पट्टी में मिलने के लिए गांधी जी से जाते हैं। सोचता हूं अपने देश में ही गांधी से कितनी दूरी पर है, आज तक गांधी से मिल नहीं पाया। यह पीढ़ी गांधी से कितनी दूर है पर खड़ी है। हमें मेरा गांधी, अपना ही गांधी अपने देश में खोजे से नहीं मिल पा रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आगे आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से विश्वास कर पाएगी कि कोई हाड़ मास का ऐसा व्यक्ति भी इस पृथ्वी पैदा हुआ था। धन्य हो ऐसे महापुरुष, धन्य हो भारत माँ, धन्य है। जय हिंद, जय भारत।